हेलो दोस्तों, हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक न्यू मजेदार सी सीरीज के साथ। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमारी फीमेल लीड सॉन्ग वीवी को दिखाया जाता है। अपने घर में इंटर होने के साथ ही उसने कुछ कपड़े बिखरे हुए देखे तो वो फौरन से अपने रूम में पहुंच आई। पहले तो उसकी अंदर आने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपने आंखों देख के हाल को वो जुटला भी तो नहीं सकती। जबकि रूम के अंदर उसका हस्बैंड और हमारा मेल लीड ली बुहान इसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था। जैसे ही सॉन्ग वीवी ने दरवाजा खोला और इन दोनों को अपनी आंखों से देखा तो उसका सारा मान ही टूट गया, जो कि हमेशा से उसे अपने हस्बैंड पर था। अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया उसे कहने लगी कि तुम्हें तो हमेशा मैंने अपनी अच्छी दोस्त माना था, बदले में तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया, कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए। जबकि रिया तो बेशर्मी से उसे कहने लगी कि अब तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख तो लिया है, इसलिए ये डाइवोर्स पेपर्स लो और जल्दी जल्दी से इस पर साइन कर दो ताकि हम तीनों ही सुकून वाली जिंदगी गुजार सके। ली बुहान तो खामोश खड़ा कुछ भी नहीं कहता, लेकिन सॉन्ग वीवी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगी कि ली बुहान तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, प्लीज बताओ मुझे क्या तुम सच में चाहते हो कि हम दोनों का डाइवोर्स हो। ली बुहान बोला कि तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख तो लिया है और मुझसे पूछने का क्या फायदा। रिया भी उसे पुश करके दीवार के साथ लगा देती है कि आप खामखा में टाइम क्या जाया करना, जल्दी से डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करो। सॉन्ग वीवी भी क्या करे जब उसका दिल ही नहीं मान रहा। वो आखिरी बार अपने हस्बैंड ली बुहान से पूछने लगी कि क्या पूरी लाइफ में तुमने एक बार भी मुझे सच्चे दिल से प्यार नहीं किया। ली बुहान बगैर झिझक के बोला कि हाँ, मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया। उसका ये वाला जवाब सॉन्ग वीवी को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है और मजीद कुछ भी पूछे बगैर वहाँ से जाने लगी। नेक्स्ट सीन में ड्राइव करते हुए सॉन्ग वीवी की आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि वो ली बुहान के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद कर रही थी। दोनों बचपन के स्वीट हार्ट्स थे। ली बुहान ने हमेशा सॉन्ग वीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, इवन कि इससे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। इसलिए ही तो सॉन्ग वीवी को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर लोग इतनी आसानी से कैसे बदल सकते हैं। उसके साथ होते हुए तो मुझे कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। साथ ही वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट की तरफ देखती है जिसके बारे में वो आज ली बुहान को बताने ही वाली थी। अब तो उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। तभी दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार हैवी व्हीकल आकर इसकी गाड़ी को हिट कर देता है। एक्सीडेंट होने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और शायद जान की बाजी भी हार बैठी। दूसरी तरफ वो ट्रक ड्राइवर किसी को कॉल करके बता रहा था कि जैसा आपने करने को कहा मिशन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। नेक्स्ट सीन हमें 6 साल बाद का दिखाया गया, जहां ली बुहान का असिस्टेंट जैनू से कह रहा था कि बॉस, मिस वीवी को खोए हुए 6 साल हो गए हैं, अब आप उसे ढूंढना बंद क्यों नहीं कर देते। जिसके जवाब में वो बोला कि तुम अपने काम से ही काम रखो और वो नई सेक्रेटरी जिसे हायर किया था वो अभी तक आई क्यों नहीं। जैनू सेक्रेटरी को कॉल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में उस नई सेक्रेटरी को दिखाया गया जिसका आज ऑफिस में फर्स्ट डे था। जब वो ली बुहान के पास से गुजरी तो उसे ऐसा लगा जैसे ये सॉन्ग वीवी हो, तो उसे रोकते हुए पूछने लगा कि तुम किस डिपार्टमेंट की हो। वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोली कि मेरा नाम सॉन्ग यूवी है, मैं प्रेसिडेंट की नई सेक्रेटरी हूँ। उसका नाम सुनकर तो इधर ली बुहान देखता ही रह गया क्योंकि ये उसकी एक्स वाइफ के साथ मिलता जुलता था, लेकिन उसका चेहरा तो सॉन्ग वीवी का नहीं था, इसलिए इग्नोर करते हुए चला गया। इधर सॉन्ग यूवी अपने जख्म का निशान छुपाने लगी। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जिससे हमें पता चला कि सॉन्ग यूवी कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग वीवी ही है जिसने उस एक्सीडेंट के बाद अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। अब उसका एक 5 साल का बेटा ली बाओ भी था जिससे एक ऐसी डिजीज हो चुकी है जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने ब्लड सेल्स बनाना बंद कर दिया। इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने बताया कि ली बाओ के बायोलॉजिकल सिबलिंग्स का बोन मैरो चाहिए, वरना तो इसके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं। अब उसका कोई बहन भाई तो है नहीं और उसका बायोलॉजिकल फादर ली बुहान था, इसलिए ही सॉन्ग वीवी को उसके पास वापस लौट कर आना पड़ा। प्रेजेंट में उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि अपने बच्चे के लिए मुझे ये कदम भी उठाना पड़ा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। नेक्स्ट सीन में ली बुहान को दिखाया गया जो कि नई सेक्रेटरी को लेकर अभी भी उलझन में था कि आखिर उसका चलना मुझे इतना सॉन्ग वीवी के जैसा क्यों लगा। तो उसे कॉल करके अपने ऑफिस में कॉफी लाने के लिए कहता है। जब वो कॉफी लेकर पहुंच आई तो ये उसे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं। वो बोली कि मैं तो इस शहर में कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर आई हूँ, वो भी अपनी जॉब की वजह से, तो भला हम दोनों कैसे मिले होंगे। ली बुहान बोला कि शायद तुम्हारा चेहरा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी खुशबू मुझे किसी की याद दिलाता है। यहाँ सॉन्ग वीवी उसे टोंट मारते हुए कहती है कि आपको अभी तक उस पर्सन की
खुशबू भी याद है, यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वो बोला कि हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कहते हुए वो सोंग वीवी के करीब आ गया था और वो तो जैसे दोबारा से इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी हो। नर्वसनेस के मारे उसके हाथ से इसके कपड़ों पर कॉफी गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि उससे कोई और गड़बड़ हो जाती फौरन उसके ऑफिस से बाहर चली गई। उसे खुद भी समझ नहीं आती कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो ली बुहान की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही थी। नेक्स्ट सीन में इसे ली बुहान का मैसेज आया कि कल क्लब में हमारे एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम रेडी रहना। और सोंग वीवी को तो जैसे ये मौका चाहिए था। इसके बाद क्लब का सीन दिखाया गया। वैसे तो ली बुहान बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज सोंग यूवी के सर्व करने पर वो ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स किया जा रहा था जब तक वो अच्छे से ड्रंक नहीं हो जाता। इतनी पी लेने के बावजूद भी वो कह रहा था कि मुझे और ड्रिंक करनी है। तो सोंग यूवी बोली कि बस करो, तुम पहले ही इतनी ड्रिंक कर चुके हो जो शायद तुमने कभी जिंदगी में भी ना की हो। यहाँ एक लम्हे के लिए तो उसका दिल किया कि इसे जान से मार डालूं, लेकिन फिर रुक जाती है क्योंकि अपने बेटे ली बाओ को बचाने के लिए उसे ली बुहान के साथ नाइट स्पेंड करनी थी ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। सोंग वीवी उसके बटन्स ओपन करने ही लगी थी, लेकिन उसने इसका हाथ पकड़ लिया। अब तो ये काफी ज्यादा डर गई थी और फौरन वहाँ से भाग निकली। अचानक से असिस्टेंट जेन के सामने आने पर उसे बताया कि बॉस काफी ड्रंक हो चुके हैं, क्या प्लीज आप उनको संभाल लेंगे। तो वो बोला कि हमारे बॉस और ड्रंक, पिछले 6 साल में वो ड्रिंक के मास्टर हो गए हैं, चाहे हजारों कप भी पी ले तब भी ड्रंक नहीं होते। ये बात तो सोंग यूवी को शॉक कर देता है कि कहीं ली बुहान नाटक कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका शक बिल्कुल सही निकला। ली बुहान होश में आते हुए सोच रहा था कि आखिर इस लड़की का मेरी कंपनी को ज्वाइन करने का मकसद क्या है। नेक्स्ट सीन में वो सोंग यूवी को अपने ऑफिस में बुलाकर फायर कर देता है, जो सुनकर वो हैरान होते हुए पूछने लगी कि बॉस मुझे फायर करने के लिए आप कम से कम मुझे कोई लॉजिकल रीजन तो दे। जबकि ली बुहान कहने लगा कि किसी को भी फायर करना मेरे मूड पर डिपेंड करता है और मुझे किसी को वजह बताने की जरूरत नहीं। हाँ, बीच में तुम्हें फायर करने के लिए मैं कंपेंसेशन जरूर दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। सोंग यूवी ने डायरेक्टली ही पूछ लिया कि कल रात जो कुछ भी हुआ क्या आप मुझे उसकी वजह से फायर कर रहे हैं। तो वो बोला कि तुम्हारी इंटेंशंस क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तुम करना चाह रही थी एक सेक्रेटरी की, कम से कम इस तरह के एथिक्स तो नहीं होने चाहिए। ये सुनकर अब सोंग यूवी भी वहाँ से जाने लगी कि ठीक है जैसा आप कहें। उसका ये जवाब भी ली बुहाओ को कुछ ज्यादा ही रूड लगा। खैर इसके बाद वो बाहर आकर देखना चाह रहा था कि सोंग यूवी ने रिजाइनेशन लिखा कि नहीं, लेकिन वो तो यहाँ पर थी ही नहीं। तो ये चनमिन से पूछ लेता है कि सोंग यूवी ने अपना रिजाइनेशन क्यों नहीं लिखा। वो बोली कि बॉस मुझे तो नहीं पता, अचानक से उसे कोई इमरजेंसी कॉल आ गई तो वो ये कहते हुए भाग गई कि मैं कल आकर अपना रिजाइनेशन प्रोसेस कर लूंगी। फिर जब उसने यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स पड़े हुए देखे तो उसे सोंग वीवी की याद आ जाती है कि उसे भी फ्लावर्स बहुत पसंद हुआ करते थे। चनमिन से पूछने लगा कि क्या तुम्हें पता है वो किस हॉस्पिटल गई है। वो बोली कि नहीं बॉस मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में ली बुहान एक हॉस्पिटल आया था, तभी अचानक से ली बाओ से देखकर कहने लगा कि बाबा फाइनली आप मुझे लेने के लिए आ ही गए हो। वो तो खुद हैरान था कि आखिर ये बच्चा मुझे बाबा क्यों कह रहा है। उसके पास बैठते हुए कहने लगा कि लिटिल बॉय शायद गलती से आपने मुझे अपना बाबा समझ लिया था। ली बाओ कहने लगा कि माफ करना अंकल, असल में एक अजीब हुलिये वाला अंकल मेरा पीछा कर रहा था तो बस उनसे जान छुड़ाने के लिए मैंने आपको बाबा कह दिया। ली बुहान उसे अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि अरे वाह तुम तो कितने समझदार हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है। तो वो बोला कि मेरे पापा वो तो हमारे पास नहीं है, मेरी मम्मी कहती है कि वो आसमान में एक स्टार बन चुके हैं और हमें देख रहे हैं। कभी कभी तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। आई विश कि वो नीचे आकर हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। खैर मैं अब चलता हूँ, मेरे अंकल मेरा वेट कर रहे होंगे, आप मेरी तरफ से ये टॉफी रख ले। जो देने के बाद वो फौरन वहाँ से भाग गया। थोड़ा आगे आने के बाद ली बुहान ने सोंग यूवी को एक डॉक्टर के साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखा तो वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। तभी उसे एक नर्स ने आवाज देकर उसके ग्रैंडपा का रूम नंबर बताया, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आता है। ग्रैंडपा तो इसे डांट रहे थे कि मेरे बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे लिए हर हाल में सोंग वीवी को ढूंढ कर लाओ, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। मैं उसे अनाथ आश्रम से लेकर आया था, उसे वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ दिया, मुझे डिसअपॉइंट किया है। ली बुहान नजरें झुकाए हुए शर्मिंदा होकर उनके सामने बैठा हुआ था। साथ ही वो आज से 6 साल पहले के बारे में सोचता है जब उसने सोंग वीवी से कहा था कि हाँ मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया। जब वो चली जाती है तो ये भी उसके पीछे जाना चाह रहा था, पर ये राव ने उसे रोक लिया कि तुम बना बनाया हुआ प्लान खराब क्यों करना चाह रहे हो। यानी कि ये सब कुछ ली बुहान ने किसी मजबूरी के तहत किया था। प्रेजेंट में वो दिल ही दिल में कह रहा था कि सोंग वीवी पिछले 6 साल से मैं और ग्रैंडपा दोनों तुम्हें ढूंढ
रहे हैं, तुम कहाँ हो, प्लीज वापस आ जाओ। नेक्स्ट सीन में विवी ली बाओ को हॉस्पिटल के वार्ड में सुला रही थी, तभी उसे ली बोहान का मैसेज आया कि बाहर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैसेज देखकर जब वो बाहर आई और ली बोहान को ड्रिंक करते हुए देखा तो कहने लगी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप ड्रिंक करने लग गए हो, मुझे ही देख लो, आज बॉस ने बिना किसी वजह मुझे जॉब से फायर कर दिया, तो क्या मैं भी ड्रिंक करने के लिए चली जाऊं? ली बोहान बोला कि शायद तुमने जिंदगी में कभी चोट ना खाई हो, इसलिए तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं होगा। ये बात सुनकर सोंग यूवी उसे अपने जिस्म पर लगा हुआ निशान दिखाते हुए कहती है कि किसने कहा मैंने कभी चोट नहीं खाई, पर खैर वो वक्त गुजर चुका है। ली बोहान कहने लगा कि जिस्म पर खाई हुई चोट वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है, लेकिन दिल का दर्द बहुत बदतरीन होता है जो कभी भी खत्म नहीं होता। इस पर सोंग यूवी उसे फ्लावर दिखाते हुए बोली कि एक फूल के मुरझा जाने के बाद दूसरा फूल भी तो खिलकर आता है ना, इस तरह जिंदगी में कभी न कभी खुशियां भी जरूर आती है। उसकी ये बात सुनकर ली बोहान को याद आया कि सेम ऐसा ही मुझे विवी ने भी कहा था, मगर वो आंखों का धोखा तो नहीं खा सकता क्योंकि ये लड़की विवी तो नहीं। खैर इसके बाद बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के साथ खेलना कूदना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान ली बोहान उसके बहुत ज्यादा करीब आ गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि करीब आने के साथ साथ उसे सोंग यूवी में सोंग विवी नजर आने लगी और कहता है कि विवी तुम वापस आ गई हो, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। ये कहते साथ ही वो उसे फोर्सफुली किस करने लगा। इसके बाद दोनों बेडरूम तक आ गए थे, लेकिन अभी भी सोंग यूवी उसे खुद से दूर नहीं करती क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहती थी। लेकिन अचानक जब उसे याद आया कि ली बोहान की वजह से उसे कितना कुछ सहना पड़ा तो फौरन उसे खुद से दूर करते हुए वहां से भाग जाती है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक के सीन से होती है जब सोंग विवी का एक्सीडेंट हो गया था और ट्रक के ड्राइवर ने किसी को फोन पर मिशन कंप्लीट का मैसेज पहुंचाया, लेकिन जब उसे विवी जिंदा नजर आई तो वो इसे अपने हाथों से मारना चाह रहा था और विवी उसे भीख मांगने लगी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी, जिसने तुम्हें मुझे मारने का मिशन दिया है वो भी पूरा हो जाएगा। इसकी बातें सुनकर ट्रक ड्राइवर को इस पर रहम आ जाता है, उसे जिंदा छोड़कर हमेशा के लिए ये शहर छोड़ जाने के लिए कहा। आफ्टर दैट जब विवी आगे आ रही थी तो अचानक से एक गाड़ी से टकराने ही वाली होती है। फॉर्चुनेटली यहाँ भी उसकी किस्मत अच्छी थी। उस लड़के को देखकर विवी उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट सीन कुछ सालों के बाद का दिखाया गया जहाँ विवी ने फेस सर्जरी करवा ली थी और अब उसका फेस भी पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। वो लड़का जिसने सोंग विवी की जान बचाई थी इसे पूछने लगा कि विवी क्या तुम मुझे पहचान पा रही हो, मैं डॉक्टर यी शांग तुम्हारा भाई जो सारी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जवाब में वो बोली कि भाई विवी नहीं, विवी मर चुकी है, बल्कि मेरा नाम अब से सोंग यूवी होगा। मेरी जिंदगी के भी अब सिर्फ दो ही मकसद है, एक अपने बेटे ली बाओ को अच्छी जिंदगी देना और दूसरी यी राओ और ली बोहान से अपना बदला लेना। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का दिखाया गया। ली बोहान अपनी सेक्रेटरी को देखने के लिए आया था तो चनमिन ने बताया कि वो तो सुबह ही अपना रिजाइनेशन देकर चली गई। हाँ, लेकिन उसने मुझे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए थे और शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसने इन पर लेबल भी लगा दिया है। एक और इम्पोर्टेंट बात भी उसने मुझे कही थी। फ्लैशबैक से हम देखते हैं जब सोंग यूवी ने इसे बताया था कि प्लीज बॉस से कहना कि वो कम ड्रिंक करे। जिस हिसाब से वो रोज रोज ड्रिंक कर रहा है तो जल्दी ही उसकी हेल्थ पर इफेक्ट हो जाएगा। ली बोहान ने जब उसकी ये बात सुनी तो कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। वापस आकर भी वो मुसलसल सोंग यूवी के बारे में सोच रहा था। जिस तरह से पैशनेटली वो उसे किस कर रहा था वो तो ये तक भूल गया कि ये उसकी एक्स वाइफ नहीं जिससे वो 6 साल से ढूंढ रहा है। आखिरकार तो वो बेचारा भी मजबूर हो गया था और सोंग यूवी को कॉल करके उसे रिजॉइन करने के लिए कहता है। कहीं न कहीं विवी को भी इस बात का अंदाजा था कि ली बोहान उसे दोबारा जरूर बुलाएगा। वो खुद से ही कहने लगी कि किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है, अब की बार मैं तुमसे और यी राओ से अपना बदला जरूर लूंगी। ये कहते कहते वो ऑफिस तक पहुँच आई थी और यहाँ के एम्प्लॉइज उसे देखकर आपस में ही बातें करने लगे कि इसको तो बॉस ने फायर कर दिया था ना, कि फिर यहाँ पर कैसे आ गई। उधर सोंग विवी ने अचानक से यी राओ को आते हुए देखा। उसे देखकर तो इसका खून खौलने लगा, लेकिन फिलहाल उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। उसे टॉर्चर करने के लिए बाहर ही रोक देती है। पूछने लगी कि क्या आपने प्रेसिडेंट के साथ अपॉइंटमेंट रखी थी, अगर नहीं तो फिर आप अंदर नहीं जा सकती। इस पर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम यी राओ है, तुम्हारे बॉस की फ्यूचर की होने वाली वाइफ हूँ और तुम मुझे अंदर जाने से रोक रही हो। विवी बोली
बोली कि अभी तक आप उनकी वाइफ बनी तो नहीं ना, इसलिए फिलहाल तो आप अपॉइंटमेंट लेकर ही अंदर जाओगी। इस पर हीरा को गुस्सा आ गया और इसे थप्पड़ मारने वाली थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जबकि विवी ने उसका हाथ रोक लिया। तब तक ली बुहान भी बाहर पहुंच जाया और जीरा उसे देखकर सेक्रेटरी की शिकायत लगाने लगी कि ये मुझे अंदर आने नहीं दे रही थी, जो सुनकर उसने विवी से कहा कि इसे अंदर आने दो। लेकिन जाते जाते भी जीरा उसे धमकाते हुए जाने लगी कि तुमने जो कुछ भी किया मैं इसे भूलूंगी नहीं, इसका बदला जरूर लूंगी। अंदर जाकर भी वो ली बुहान से इसकी शिकायत लगाने लगी कि तुम्हारी सेक्रेटरी कितनी बदतमीज है, तुम इसे फायर क्यों नहीं कर देते। तो वो बोला कि मेरी कंपनी को मैनेज करना मेरा काम है, तुम मुझे मशवरे देना बंद करो। और हाँ, मैं तुमसे जानना चाहता था कि तुम सोंग विवी की अच्छी दोस्त थी, तो क्या तुम्हें उसकी किसी ऐसे ठिकाने के बारे में पता था जहाँ वो रह रही हो और मुझे उसके बारे में पता ना हो। येराओ बोली कि भला मुझे कैसे पता होगा, और उसे गए हुए 6 साल हो गए हैं, क्या पता रास्ते में उसके साथ कोई हादसा हो गया हो, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। यहाँ ली बुहान ने गुस्से में उसे शट अप कहा कि तुम खुद से ही उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, और जब तक मुझे उसकी बॉडी नहीं मिल जाती तब तक मैं ये भी मानने को तैयार नहीं कि वो इस दुनिया में नहीं। येराओ को तो सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं उस चुड़ैल का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा। नेक्स्ट सीन में हमें ली बुहान को काम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सोंग विवी उससे आकर पूछती है कि बॉस, अगर आपका और कोई काम ना हो तो फिर मैं घर जा रही हूँ, जो कहकर वो जाने लगी। थोड़ी ही देर में यहाँ लाइट चली जाती है। ली बुहान को अपने बचपन से ही लेकर अब तक अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। उधर सोंग विवी भी वापस आ गई और पूछने लगी कि मिस्टर ली बुहान, आप ठीक तो है ना। वो तो इसे देखते साथ ही जोरों से हक कर देता है कि प्लीज कुछ देर के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ, जबकि विवी दिल ही दिल में कहने लगी कि इतने साल गुजर गए हैं लेकिन अभी भी तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि पहले भी कभी लाइट चली जाती तो ली बुहान को डर लगता था और विवी उसे संभालती कि तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। प्रेजेंट में भी वो ली बुहान को संभाल रही थी कि आप फिक्र नहीं करे, मैंने कॉल करवा दी है, लाइट आती ही होगी। थोड़ी ही देर में लाइट भी आ गई। दोनों ही खुद को एक दूसरे के इतना करीब देखकर फौरन से दूर हो जाते हैं। ली बुहान उसे पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता था कि मुझे अंधेरे से डर लगता है और तुम वापस क्यों चली आई। इस पर विवी ने बहाना लगा दिया कि असल में मेरी चाबियां यहाँ पर रह गई थी, मैं वही लेने के लिए वापस आई थी, अब मैं चलती हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन ली बुहान को अभी भी उसके कहने पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ, जबकि फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि विवी ने जानबूझकर पावर कट किया था ताकि बहाने बहाने से वो ली बुहान के दिल में अपने लिए जगह बना सके और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। अगली सुबह ली बुहान उसे कॉफी देते हुए कल रात के लिए शुक्रिया अदा करता है और बताया कि ये कॉफी मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई, इसे टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है। विवी ने भी जल्दी जल्दी से कॉफी को टेस्ट कर लिया, पर जिस तरह से ली बुहान उसे देख रहा था ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन हमें एक मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ ली बुहान तो क्लाइंट के साथ बातों में मसरूफ था, लेकिन इधर विवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या उस कॉफी में कुछ मिला हुआ था। अचानक से जब ली बुहान की उस पर नजर पड़ी तो फौरन उसे संभालने लगा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। दिल ही दिल में वो सोचने लगा कि विवी को बीन्स से एलर्जी तो जरूर थी, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई हो। खैर वो जल्दी जल्दी से सोंग विवी को उठाते हुए हॉस्पिटल ले आया। नेक्स्ट सीन में विवी को वो एक्सीडेंट वाले सपने आ रहे थे और वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ली बुहान भी उसकी ये हालत देखकर सोचने लगा कि पता नहीं इसकी लाइफ में इसके साथ क्या हुआ होगा। फिलहाल के लिए तो उसे होश भी आ गया। तभी ली बुहान को असिस्टेंट जेन की कॉल आई, जो इसे बता रहा था कि बॉस आपके कहने पर मैंने सेक्रेटरी की सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है, आपका शक गलत निकला, उसका मिस विवी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो तो इस शहर में कभी रही भी नहीं थी, बस जॉब के लिए ट्रांसफर होकर आई। ये सुनकर तो ली बुहान भी हैरान था। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। असल में विवी को पहले से ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि ली बुहान उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, इसलिए उसने अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर यीशांग को दे दिए थे कि अगर कोई भी मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाए तो उसे ये पेपर्स दे देना। प्रेजेंट में ली बुहान सोच रहा था कि शायद मैं उस पर कुछ ज्यादा ही शक करने लग गया हूँ, इसलिए ही तो उसने विवी को वो बीन्स वाली कॉफी पिलाई थी जिससे कि विवी को एलर्जी है। इसके बाद वापस आकर पहले तो वो विवी से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था और फिर कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरी सेक्रेटरी की जॉब को क्यों चुना। अचानक से उसका ये सवाल विवी को हैरान तो कर देता है, लेकिन वो जल्दी से
सोचकर जवाब दे देती है कि हाई सैलरी की वजह से, और दूसरा ये कि आपके कनेक्शन के थ्रू मैं किसी अमीर लड़के को फंसाकर शादी करना चाहती हूँ। उसका ये जवाब ली बुहान के लिए कुछ ज्यादा ही सिली था। तभी डॉक्टर यीशांग अंदर आते हुए कहता है कि मिस सोंग यूवी, अब आप पहले से काफी बेहतर हो, अगर चाहो तो घर भी जा सकती हैं। ली बुहान डॉक्टर से सवाल करते हुए पूछने लगा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि सोंग यूवी बेहोश क्यों हुई थी, क्या कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से? यीशांग समझ चुका था कि वो क्या जानना चाह रहा है, इसलिए उसने फूड एलर्जी तो बिल्कुल भी नहीं बताई, बल्कि कुछ और रीजन बता देता है। लेकिन ली बुहान को पूरी तरह से उसकी बात का यकीन नहीं होता। नेक्स्ट सीन में यीशांग वीवी को बता रहा था कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला, वो लोग तुम्हें इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि तुम इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। वीवी बोली कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अब शायद हमारे प्लान के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में यीराओ को दिखाया गया। उसने जब सोशल मीडिया पर वो पिक्चर देखी जहाँ ली बुहान ने अपनी सेक्रेटरी को उठाया हुआ था, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती है कि यू बिच, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से दफा करूँ। दूसरी तरफ ली बुहान वीवी के पास एक ड्रेस लेकर आता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जो देखकर तो वीवी ने इस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि आपको मुझे गिफ्ट देने की जरूरत ही क्या है, पहले ही ऑफिस में हमारे बारे में कितने सारे रूमर्स फैल चुके हैं कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, क्या आप इसे और बढ़ाना चाहते हो? बेचारे ली बुहान को तो बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी। आखिरकार वो इसे रोकते हुए कहने लगा कि मिस सोंग यूवी, शाम को हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टी है, क्या तुम्हारी ये पहनी हुई ड्रेस पार्टी में ले जाने के काबिल है? इसलिए ही मैंने तुम्हें ये नई ड्रेस गिफ्ट की और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। ये सुनकर तो अब वीवी भी थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी कि अच्छा तो आपने ये गिफ्ट मुझे इसलिए दिया। जबकि ली बुहान चेनमिन से कहने लगा कि आज के बाद अगर ऑफिस में हम दोनों के अफेयर के बारे में किसी ने भी बात की तो मेरे पूछे बगैर ही उसे फायर कर देना। ये कहकर वो चला जाता है। इधर वीवी तो अभी तक एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में यीराओ को दिखाया गया जो कि हॉस्पिटल में ओवुलेशन इंजेक्शन लगवाने के लिए आई थी। नर्स ने उससे पूछा भी कि मिस आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो फिर आपको ये इंजेक्शन लगवाने की जरूरत ही क्या है? जिस पर वो बोली कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हें जितना करने को कहा गया है बस उतना ही करो, और वो भी इसे इंजेक्शन लगा देती है। नेक्स्ट सीन उस बिजनेस पार्टी का दिखाया गया जिसके बारे में ली बुहान बात कर रहा था। यीराओ भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। यहाँ एक लड़का उसके कपड़ों और उसकी ज्वेलरी वगैरह की तारीफ कर रहा होता है, तो वो बोली कि आखिर तारीफ के काबिल क्यों ना हो, ये सब कुछ मैंने थाईलैंड से ऑर्डर करवाया है। तब तक सामने से सोंग वीवी आ पहुंची थी और ये लड़का उसे देखकर फौरन से उसके पास चला गया, क्योंकि वो एक फ्लर्टी इंसान था और हर प्यारी लड़की के साथ वो फ्लर्ट करना चाहता है। यीराओ को तो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन जब ली बुहान ने उन दोनों को साथ में देखा तो वो भी जेलस होकर इसके पास पहुंच आया था और इसका हाथ पकड़कर अपने साथ साइड पर ले गया। पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्लाइंट से मिलने के लिए आए हो या फिर दूसरों की अटेंशन लेने के लिए? अब मेरे आसपास ही रहना, कहीं गायब मत हो जाना। सोंग वीवी समझ चुकी थी कि वो जेलस हो रहा है। कहने लगी कि आपको मेरा मकसद पता तो है, मैं किसी अमीर लड़के को फंसाकर उससे शादी करना चाहती हूँ, तो फिर आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? यहाँ ली बुहान उसे गुस्से में घूरने लगा और वो बोली कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। साथ ही उसे वाइन का गिलास पकड़ाने लगी और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि इस गिलास में डॉक्टर यीशांग ने ड्रग मिला दिया था ताकि वीवी को ली बुहान के साथ नाइट स्पेंड करने का मौका मिल सके और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो वाइन का गिलास ले पाता तब तक दूसरी तरफ से यीराओ पहुंच आई, ये कहते हुए कि आपके लिए मैंने स्पेशली ड्रिंक ऑर्डर करवाई है, आपको ये पीनी होगी। ली बुहान भी वीवी को जेलस करने के लिए उसके हाथ से ड्रिंक लेकर पी लेता है और फिर वहाँ से जाने लगा। लेकिन सोंग वीवी को गड़बड़ लग रही थी कि कहीं यीराओ के इरादे भी कुछ और तो नहीं। ये बात बताने के लिए वो पार्टी से बाहर डॉक्टर यीशांग के पास पहुंच आई थी कि किस तरह से यीराओ ने ली बुहान को अपनी ड्रिंक पिलाई, पर उसकी इवल स्माइल मुझे कटक रही है। यीशांग बोला कि तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। ये बताओ कि तुम प्लान पर काम करने के लिए तैयार हो, नर्वस तो नहीं ना, क्योंकि हो सकता है कि ली बुहान तुम्हें गलत समझे। तो वो कहने लगी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछली बार मैंने मौका खो दिया था मगर इस बार
नहीं, जो सुनकर डॉक्टर यीशांग वहाँ से चला गया। तभी ली बुहान बाहर आकर उसे पूछने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे आसपास ही रहना, कितना डिसअपॉइंट करती हो तुम मुझे। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, अनकॉन्शियस होकर उसे हक कर देता है और विवी भी उसे रूम तक ले आई थी। यहाँ उसे कहती है कि माफ करना, अब मुझे भी तुम्हें एक टूल की तरह यूज करना होगा। जबकि ली बुहान को विवी की याद आ रही थी। वो कहता है कि विवी तुम वापस आ गई हो, प्लीज दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। किसी हद तक तो सॉन्ग विवी भी पिघल चुकी थी। इसके बाद ली बुहान उसे किस करने लगा और वो इसे नहीं रोक पाई, ये सोचते हुए कि सॉन्ग विवी सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है जैसा तुम चाहती थी। दूसरी तरफ ये राव ली बुहान को हर तरफ ढूंढ रही थी। तभी यीशांग ने उसे गलत रूम नंबर बता दिया कि मैंने उसे वहाँ पर जाते हुए देखा। और जब ये राव उस रूम तक पहुँची तो वहाँ यीशांग ने उसे पकड़कर वॉशरूम के अंदर बांध दिया था ताकि विवी अपने मकसद में कामयाब हो जाए और ये कोई मसले ना बना सके। चाहे वो लाख चिल्लाती मगर कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था। यहाँ विवी ने भी अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इतनी आसानी से वो ली बुहान के रूम से जाने वाली नहीं। मजे लेने के लिए उसके फेस पर टर्टर बनाती है और फिर खुशी खुशी वहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर में यहाँ पर ये राव भी पहुँच आई जो कि काफी बुरे हाल में थी। ली बुहान उसे देखकर पूछने लगा कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, और वो बोली कि तुम्हारे फेस पर क्या लगा हुआ है। जब उसने अपने फेस पर देखा तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि कुछ देर पहले उसके साथ कोई लड़की थी, मगर कौन ये उसे याद नहीं आ रहा। इधर ये राव को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। खैर ली बुहान ने उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो खुद से ही कहता है कि वो जो भी लड़की थी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और असिस्टेंट जेन को कॉल करके सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकालने के लिए कहता है। अगली सुबह वो सबसे पहले सेक्रेटरी सॉन्ग यूवी को देखने के लिए आया था तो चेनमिन ने बताया कि आज वो ऑफिस नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ली बुहान सोच रहा था कि मुझे उस लड़की की स्मेल सॉन्ग यूवी की तरह क्यों याद आ रही है। तब तक असिस्टेंट जेन भी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेकर पहुंच आया। इसमें वो फुटेज तो थी ही नहीं जिसे ली बुहान ढूंढ रहा था, तो वो दिल ही दिल सोचने लगा कि आखिर सॉन्ग यूवी के पास इतना पैसा कहां से आ सकता है कि वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग ही गायब करवा दे। जहां तक मुझे याद है तो उसका मकसद किसी अमीर लड़के को पटाकर उसे शादी करना था, और अगर मेरे साथ रात को वो ही थी तो वो मेरी वाइफ बनने की डिमांड कर सकती थी। भला वो सीसीटीवी फुटेज को क्यों डिलीट करवाती, ये तो उसके पास एक सबूत होता ना, पर शायद मैं उस पर खामखा का शक कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सॉन्ग विवी बार बार अपनी प्रेगनेंसी चेक करती रही, लेकिन अभी तक उसे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से वो काफी डिसअपॉइंट हो गई थी। नेक्स्ट सीन में उसे ली बुहान ने एक एक्सपेंसिव गाड़ी अलॉट कर दी थी कि अब से तुम ऑफिस इसमें आया जाया करोगी, और जवाब में वो बोली कि इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो मेट्रो के जरिए भी आराम से ऑफिस पहुँच सकती हूँ। उसका ये जवाब सुनकर ली बुहान सोच रहा था कि अगर इसके लिए पैसा इतना ही इम्पोर्टेंट होता तो ये गाड़ी देखकर इसे खुशी क्यों नहीं हुई। खैर वो फिर भी इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है कि ये हमारी कंपनी की रिपुटेशन का सवाल है, अब जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करो। जबकि विवी को ये गाड़ी देखकर अपना एक्सीडेंट याद आ रहा था। उसे बुरी तरह से एंजाइटी होने लगी और उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर ली बुहान से पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बोली कि कुछ नहीं, बस सालों पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जो मुझे अभी तक नहीं भूलता। ली बुहान से पूछना चाह रहा था कि कब और कैसे हुआ, लेकिन आगे उसने कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में ली बुहान के दिमाग में अभी भी वो बात गूंज रही थी, तो उसने अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा कि आखिर सॉन्ग यूवी का एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ था। दूसरी तरफ विवी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर परेशान थी कि अभी तक मैं प्रेग्नेंट हुई क्यों नहीं। तभी ली बुहान ने उसकी आहट सुन ली थी तो चुपके से उसे देखने लगा और अचानक से स्लिप होकर नीचे गिर पड़ा। जब सॉन्ग विवी ने उसे देखा तो वो बहाना कर लेता है कि मैं तो पुशअप्स कर रहा हूँ। ये बोली कि झूठ मत बोले, आपको थका देने के लिए तो सिर्फ 30 पुशअप्स ही काफी है। यहाँ उसके मुंह से कुछ ज्यादा ही सच निकल गया था, तो फौरन से बहाना लगाते हुए कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। जब वो जाने लगी तो ली बुहान अपना शक क्लियर करने के लिए उसे विवी कहकर पुकार देता है और वो भी फौरन से रिस्पॉन्स देते हुए मुड़ आई। ये पूछने लगा कि क्या तुम्हारा नाम विवी है, तो वो बोली कि मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे पुकारा क्योंकि मेरा नाम और आपकी एक्स वाइफ का नाम जरा मिलता जुलता है ना। फ्यूचर में आप चाहो तो मुझे सेक्रेटरी सॉन्ग कहकर पुकारना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ ही वो टेबल पर चलते हुए कॉकरोच को मार देती है। उसकी ये हरकत देखने के बाद ली बुहान ने उसे जाने के लिए कहा और वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि विवी तो इस तरह की गंदी चीजों को कभी भी हाथ ना लगाती, शायद मैं कुछ ज्यादा ही इस पर शक कर रहा हूँ। दूसरी तरफ चेनमिन जेन के पीछे भाग रही थी कि रुको जरा, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, और वो बोला कि सेक्रेटरी सॉन्ग प्लीज मुझे बचा लो। चेनमिन ने उसे बताया कि इतनी मुश्किल से तो मुझे एक लड़का मिला था डेट करने के लिए, ये उसके साथ भी मैं
इम्प्रेस करना चाह रहा है। विवी बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिलेगा। और वो बोली कि इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का तो मैं अभी भी हमारे CEO मिस्टर ली बुहान को मानती हूँ, क्योंकि वो बहुत लॉयल है। उसकी वाइफ को गुजरे हुए 6 साल हो गए, मगर वो अभी भी अपनी वाइफ को ढूंढता रहता है। सोंग विवी को भी उसकी बात सुनकर ली बुहान के लिए बुरा लग रहा था। तभी चनमिन बोली कि तुम भी तो सिंगल हो ना, अब तो ऑफिस की भी छुट्टी हो गई है, प्लीज मेरे साथ चलो, मैं अपने डेट से मिलने के लिए जाने वाली हूँ और अकेले जाने की हिम्मत तो मेरी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। विवी तो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, मगर फिर भी चनमिन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते हुए उसे असिस्टेंट जेन ने देख लिया कि ये चनमिन स्कर्ट पहनकर कहाँ जा रही है। ली बुहान देखे बगैर कहता है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना, लेकिन जब जेन ने बताया कि सेक्रेटरी सोंग क्यूई भी उसके साथ है तो उसने यू टर्न ही ले लिया और कहता है कि देख क्या रहे हो, उनके पीछे जाओ। दोनों ही इनके पीछे एक रेस्टोरेंट तक पहुंच आए थे। यहाँ चनमिन जिस लड़के के साथ डेट करने के लिए आई थी वो लड़का कम और अंकल ज्यादा लग रहा है। बेचारी को देखकर अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन अब जब वो यहाँ तक आ ही गई तो अपने साथ साथ विवी को भी बिठा देती है। तब तक पीछे ली बुहान भी आकर एक टेबल पर बैठ गया और गुस्से में विवी को घूर रहा था। फिर उसे मैसेज करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही फालतू टाइम नहीं आ गया जो तुम फजूल किस्म के लोगों से मिलने के लिए आई हो। उसका मैसेज देखकर विवी ने उसे पीछे बैठे हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी बहुत एटीट्यूड में जवाब देते हुए कहने लगी कि अब तो ऑफिस से छुट्टी हो चुकी है, इसलिए मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊँ। इस पर ली बुहान ने उसे कुछ एक्स्ट्रा काम देकर ओवर टाइम करने के लिए कहा, पर ये बोली कि प्लीज अपनी अथॉरिटी का यूज मत करे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तभी उनमें से एक लड़का विवी को टच करने लगा था कि तुम काफी परेशान लग रही हो, लेकिन इससे पहले ही ली बुहान ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया कि तुम्हें टच करने की इजाजत किसने दी। वो लड़का भी यही पूछ रहा था कि तुम कौन हो और ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है जो तुम मुझे इसे टच करने से रोक रहे हो। तो वो बोला कि ये सिर्फ मेरी है, मेरी सेक्रेटरी। फिर वो विवी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। जेन भी चनमिन को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ली बुहान उसे डांट रहा था कि तुम्हें इस तरह की सोशलाइजेशन करने की जरूरत क्या है, जिनको तुम जानती पहचानती तक नहीं थी। विवी बोली कि अच्छा ठीक है, मैं आइंदा इस तरह नहीं करूंगी, लेकिन आपका रिएक्शन भी कुछ ज्यादा ही बड़ा था। मुझे अच्छे से खाना भी खाने नहीं दिया, कितनी भूख लगी है, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ये सुनकर ली बुहान बोला कि वहाँ वो सामने एक अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो मैं तुम्हें वहाँ से डिनर करवा देता हूँ। और विवी पूछने लगी कि ऐसा लगता है तुम यहाँ काफी आए गए हो। वो बोला कि हाँ, मैं अपनी एक्स वाइफ के साथ आता था। विवी पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हें अपनी एक्स वाइफ की तरह लगती हूँ, तो वो बोला कि नहीं, तुम दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं। यहाँ विवी ने उसे खींच कर अपनी करीब कर लिया था और कहती है कि जरा गौर से देखो, क्या मैं तुम्हें अपनी एक्स वाइफ की तरह नहीं लगती। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक के सीन से होती है, जहां ली बुहान सोंग विवी को इसी रेस्टोरेंट लेकर आया था। वो काफी थक चुकी थी और कहती है कि रुको तो सही, तुम कितना तेज तेज चल रहे हो। इसी दौरान ली बुहान को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, तो वो सोंग विवी से ये कहकर वहाँ से भाग निकला कि एक इमरजेंसी हो गई, मुझे जाना होगा। विवी को उसका ऐसे चले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो काफी देर तक वहीं पर बैठकर ली बुहान का वेट करती रही और काफी टाइम के बाद जब वो वापस आ गया तो उससे कहने लगा कि तुम कितनी बुद्धू हो, घर चली जाती, कब से यहाँ पर बैठकर वेट कर रही हो। और वो बोली कि मुझे लगा था अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। इस पर ली बुहान बोला कि पागल हो गई हो क्या, भला तुम मुझे क्यों नहीं चाहिए होगी। अच्छा चलो, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसे कभी भी नहीं जाऊंगा। प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। सोंग यूवी काफी ज्यादा थक चुकी थी। वो कहती है कि मिस्टर ली बुहान, आप मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मुझसे और नहीं चला जा रहा। इसी दौरान ली बुहान को जेन की कॉल आई कि हमारे अब्रॉड वाले क्लाइंट अचानक से आपसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन ली बुहान ने जाने से मना कर दिया। वो कहता है कि फिलहाल मैं बिजी हूँ, उससे नहीं मिल सकता। विवी ने बताया भी कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और कहता है कि मेरे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, चलो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँ, तुमसे नहीं चला जा रहा ना। फिर झुकते हुए उसे अपने पीठ पर चढ़ने के लिए कह रहा था। सोंग यूवी बोली कि ऐसा लग रहा है आपको काफी प्रैक्टिस है, और ये कहने लगा कि नहीं, तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं उठा कर ले जाने वाला हूँ। वो मजीद से टीस करते हुए पूछ रही थी कि क्या आपने कभी अपनी फियोंसी यीरा को भी नहीं उठाया, जिस पर ली बुहान ने बताया कि पहली बात तो ये वो मेरी फियोंसी नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं उसे क्यों उठाने लगा। अब चलो भी, हमें जाना नहीं है क्या। ये कहकर वो उसे अपने बहुत करीब ले आया था और ये वाला मोमेंट उसे काफी फेमिलियर लगा। उसे विवी की याद आने लगी थी।
विवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों एक दूसरे को कब किस करने लगे ये तो इन्हें पता तक नहीं चला। और थोड़ी देर बाद जब इन दोनों को रियलाइज हुआ कि वो दोनों बॉस और सेक्रेटरी हैं, तो काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई हमसे। ली बुहान बोला कि क्या हम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। विवी ने तो इसे लड़ना ही शुरू कर दिया कि कैसे कुछ नहीं हुआ, ये मेरी फर्स्ट किस थी और आप कह रहे हो कि मैं इसे भूल जाऊं। ली बुहान बोला कि अगर ये फर्स्ट किस थी तो वो जो लास्ट टाइम हमने किया था वो क्या था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहस पर उतर आए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यीराओ ने विवी को मिलने के लिए बुलाया था और उसे धमकाते हुए कहती है कि ली बुहान से दूर रहो वरना तो तुम्हारे साथ क्या होता है इसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। विवी भी उसे डरने वाली कहाँ थी, वो करारा जवाब दे देती है। इससे पहले कि यीराओ उसके ऊपर कॉफी गिराती, विवी ने उसके ऊपर गर्म पानी गिरा दिया और दोनों की लड़ाई आपस में स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ली बुहान यीराओ को पिक करने के लिए आया था और उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोली कि देखो ना तुम्हारी सेक्रेटरी ने मेरे ऊपर गर्म पानी गिरा दिया, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। असल में उसे अंदाजा नहीं था कि सेक्रेटरी सोंग यूवी भी यहाँ पर होगी। सोंग यूवी उसे कहती है कि मिस्टर ली बुहान आपकी फियोंसी को कोई गलतफहमी हो गई है कि आप मुझे लाइक करने लगे हो, इसलिए ही इसने मुझे धमकाने के लिए बुलाया था। अब तुम इसके सामने ही बता दो क्या तुम मुझे लाइक करते हो। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता यीराओ बोली कि रहने दो, मैं जानती हूँ कि इस लड़की ने ही तुम्हें सेड्यूस किया होगा। तब तक यीशांग भी विवी को रिसीव करने के लिए आ गया था। उसे देखकर तो ली बुहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और पूछता है कि आखिर तुम इसके क्या लगते हो। लेकिन विवी बोली कि तुम्हें इसे क्या लेना देना, तुम अपनी फियोंसी को लेकर घर जाओ। इसके बाद गाड़ी में भी बैठकर वो सोंग यूवी के बारे में सोच रहा था कि क्या मैं सच में उसे प्यार करने लगा हूँ। यहाँ यीराओ की बातों की तरफ तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आखिरकार गाड़ी को रोककर उसे उतरने के लिए कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम खुद ही घर चली जाओ। जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी से उतार देता है और फिर दिल ही दिल में कहने लगा कि सोंग विवी मैं आ रहा हूँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देने। दूसरी तरफ विवी यीशांग से कह रही थी कि आपको वहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर ली बुहान को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल जाता तो, क्योंकि अभी तक भी मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, शायद मुझे कोई और मौका ढूंढना होगा। यीशांग बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी साथ साथ मैचिंग का बोन मैरो सर्च कर रहा हूँ। दूसरी तरफ यीराओ ने किसी को सोंग यूवी के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा कि पहले वो विवी मुझ पर अजाब बनी हुई थी और अब ये सोंग यूवी। इधर सोंग यूवी जब घर पहुंची तो ली बुहान पहले से ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। कहने लगा कि मैंने सुना है तुमने यीराओ को अच्छे से मारा पीटा, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं भी उसे तुम्हारे साथ पीट लेता। विवी को तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी कि इतनी रात को तुम मुझे सिर्फ ये कहने के लिए आए थे, चलो ठीक है अब जाओ भी। लेकिन वो बोला कि इतनी रात को मैं तुम्हारे पास आया हूँ और अब तुम मुझे घर के अंदर भी आने नहीं दोगी। ये सुनकर विवी सोच में पड़ गई कि अंदर तो ली बाओ भी है, मैं इसे कैसे लेकर जाऊँ। कि तभी ली बाओ ने दरवाजा खोल दिया। वो कहता है कि मॉम आप आ गई हैं। ली बुहान तो उसे देखकर शॉक्ड ही हो गया कि अरे लिटिल रैबिट तुम यहाँ। घर में इंटर होने के बाद ली बाओ ने उसे अपना नाम बताया। इससे पहले कि वो कुछ और बताता इधर सोंग यूवी कहने लगी कि ये मेरे भाई का बेटा है और मैं इसकी आंटी लगती हूँ। ली बाओ भी बहुत होशियार बच्चा था, कहने लगा कि आंटी आपको याद है हॉस्पिटल में मैंने आपको बताया था कि मैं एक हैंडसम अंकल से मिला, वो यही अंकल है। इस पर वो कहने लगी कि बेटा आपके ये हैंडसम अंकल मेरे बॉस हैं। विवी को इन दोनों को ऐसे हंसते खेलते हुए देखकर काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों को भूख लग गई तो विवी ने इन दोनों के लिए मिडनाइट स्नैक्स बनाए। जैसे ही ली बुहान ने टेस्ट किया तो ये टेस्ट उसे बहुत ज्यादा फेमिलियर लगा, साथ ही उसे विवी के साथ गुजारे हुए लम्हों की याद आने लगी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये टेस्ट बिल्कुल विवी के हाथ का लग रहा है। उसे पूछ भी लिया कि क्या ये खाना तुमने अपने हाथों से बनाया, इसका टेस्ट मुझे किसी की याद दिला रहा है। जबकि विवी दिल ही दिल में सोच रही थी कि तुम्हें क्या पता जो तुम्हारे सामने बैठे हैं वो तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा है। बरसों पहले मैंने इस हैप्पी फैमिली का ख्वाब देखा था जो तुमने पूरा होने नहीं दिया। बीच में लीबा पूछने लगा कि अंकल मेरी आंटी सिंगल है और आप भी सिंगल हैं, तो क्यों ना आप दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। विवी को तो उसकी ये बात बहुत सिली लगी। जबकि ली बुहान बोला कि बेटा तुम्हारी आंटी तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं, इससे कौन लड़का शादी करेगा। ये सुनकर तो विवी और उसके बीच में बहस छिड़ जाती है, जबकि ली बुहान सिर्फ उसे टीज कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए ली बुहान बाहर खड़ा सोच रहा था कि उस दिन हॉस्पिटल में ली बाओ ने मुझे साफ साफ लफ्जों में बताया था कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, तो फिर आज सोंग यूवी ने झूठ क्यों बोला कि ये बच्चा उसके भाई का बेटा है जो कि कुछ दिनों के लिए इसके घर में छोड़कर गया है। दूसरी तरफ विवी को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो एक बाप को अपने बेटे से दूर रख रही है, लेकिन वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि ली बुहान तुमने जो कुछ भी किया इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। ली बुहान के जाने से पहले ही वो बाहर आकर उसे पूछने लगी कि
आज सुबह मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं, जिस पर उसने जवाब दिया कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, पर मैं नहीं जानता कि क्या इसलिए क्योंकि तुम मुझे मेरी एक्स वाइफ विवी की तरह दिखती हो। फॉर्मल तरीके से उसे विवी का इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि आज से 6 साल पहले वो कहीं खो चुकी है, जो कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन विवी को अभी भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। एक तो वो अपना बदला भी लेना चाहती है और ऊपर से उसे ली बुहान पर रहम भी आ जाता। अगली सुबह विवी उसके ऑफिस में आने का वेट कर रही थी, मगर अभी तक वो आया नहीं। तो चनमिन बोली कि अगर तुम बॉस का वेट कर रही हो तो वो आज ऑफिस नहीं आने वाले, क्योंकि 6 साल पहले उनकी एक्स वाइफ आज के दिन ही लापता हो गई थी और बॉस आज का पूरा दिन घर ही रहकर भूखा गुजारेंगे। वैसे तो सबको यही लगता है कि उनकी एक्स वाइफ विवी की डेथ हो चुकी, मगर बॉस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। उनके कपड़ों को ही दफनाकर उनकी कब्र बनाई गई है और बॉस तो अभी तक उन्हें ढूंढते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ली बुहान को दिखाया गया, जो कि आज पहली बार विवी के कब्र पर आया था। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसे बता रहा था कि एक लड़की है जो मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है। मेरी अटेंशन उसकी तरफ इसलिए जाती है क्योंकि उसकी सारी हरकतें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मैं उसे वैसे ही ट्रीट करने लगा हूँ जैसे मैं तुम्हें ट्रीट किया करता था। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। पिछले 6 साल से तो मैं सिर्फ तुम्हें ही ढूंढता रहा। आई विश कि उस वक्त हालात ऐसे ना बनते तो मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने ना देता। फ्लैशबैक से हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया गया। ली बुहान की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, उस पर काफी ज्यादा लोन चढ़ चुका था और अकॉर्डिंग टू रूल्स उसकी लाइफ पार्टनर यानी कि उसकी वाइफ को भी 50% का लोन पे करना होगा। अकेला बैठकर वो काफी टाइम तक इस बारे में सोचता रहा कि वो विवी को इस बारे में कैसे बताए, और वो उसे कोई तकलीफ भी नहीं देना चाहता। यानी कि विवी को खुद से दूर भेजना उसकी मजबूरी हो गई थी, चाहे वो खुद भी नहीं चाहता था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी आज से सब्सक्राइब कर देना। इसके बाकी के एपिसोड्स भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ले आऊंगी। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में ली बुहान को इस वक्त किसी की सख्त जरूरत थी, तो उसे किसी और के अलावा सबसे पहले सोंग यूवी का ख्याल आया। वो उसे कॉल करके अपने अपार्टमेंट में आने के लिए कहता है, वो भी जल्द से जल्द। उसके ये बात सुनकर थोड़ी ही देर में विवी भी पहुंच आई और उसे देखकर पूछने लगी कि तुम इतना वीक क्यों लग रहे हो। वो बोला कि प्लीज क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को बना दोगी। विवी बोली कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, कोई बेबी सीटर तो नहीं जो तुमने मुझे इतनी रात को भी बुला लिया है। मगर वो कहने लगा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज बना दो। अब तो विवी को भी उस पर रहम आ रहा था, लेकिन उसके फ्रिज में कुछ भी बनाने के लिए नहीं पड़ा हुआ, तो वो बाहर से कुछ लेने के लिए जाती है। लेकिन इससे पहले वो ली बुहान से कहने लगी कि तुम्हें खुद के साथ यूं जुल्म नहीं करना चाहिए, कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल रखो। और चाहे तुम्हारी वाइफ तुमसे नफरत भी करती थी, मगर वो तुम्हें इस हाल में तो नहीं देखना चाहती होगी। ये सुनकर ली बुहान बोला कि ये तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी एक्स वाइफ मुझसे नफरत करती थी, जिसका कोई भी जवाब दिए बगैर वो चली गई। नेक्स्ट सीन में विवी ने उसके लिए खाना बना दिया था और साथ ही उसे बता रही थी कि मुझे चनमिन ने बताया कि उस रात तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाले थे, तो यकीनन उसको भी तुमसे नफरत तो हुई होगी। जबकि ली बुहान सोच रहा था कि इवन इसके और विवी के खाने का टेस्ट भी एक जैसा है, तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि उस रात जब मैं ड्रंक था तो मेरे साथ नाइट तुमने स्पेंड की थी ना। देखो नाटक मत करो, मैं जानता हूँ कि वो तुम ही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। सोंग यूवी के पास कोई अच्छा बहाना नहीं था, तो वो खामोश रही। मगर ली बुहान ने उसे ऑफर दे दी कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। अगली सुबह विवी ऑफिस की सफाई कर रही थी, तो यहाँ से उसे अपनी डायरी मिली और उसे काफी अच्छा भी लगा कि ली बुहान ने अभी तक उसकी डायरी को अपने पास रखा हुआ है। तभी ली बुहान ने आकर उसके हाथ से वो डायरी ले ली कि ये मेरी वाइफ की डायरी है। जबकि विवी उसे देखकर सोच रही थी कि मेरे ना होने के बावजूद भी ये सिर्फ मुझे ही याद करता है, फिर आखिर ये मुझे डाइवोर्स क्यों देना चाहता था। इसने खुद को और मुझे कितनी बड़ी सजा दी। नेक्स्ट सीन में ली बुहान ने अचानक से ली बाओ को रास्ते में चलते हुए देख लिया था, जो कि रो भी रहा है। तो उसके पास जाकर पूछने लगा कि बेटा ली बाओ तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। वो बोला कि आंटी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पार्क लेकर जाएंगी, लेकिन ऑफिस में ओवर टाइम करने की वजह से वो मुझे नहीं लेकर जा रही। इस पर ली बुहान उसे स्माइल करते हुए कहता है कि
कि बस इतनी सी बात, चलो आपका अंकल आपको ले जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले गया। आफ्टर दैट पार्क में ले आने के बाद वो उसे स्लाइडिंग लेने के लिए कह रहा था, मगर लीबा बोला कि नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, इसलिए मुझे डेंजरस झूलों से दूर रहना है। हाँ, लेकिन सीसा पर राइड लेने के लिए वो राजी हो गया था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर विवी भी उसे ढूंढते हुए पहुँच आई थी और इन दोनों को साथ में देखकर कहीं न कहीं उसे भी अच्छा लगा। आफ्टर दैट विवी लीबुहान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि लीबा को पार्क में लाकर तुमने मेरा उससे किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर दिया। इसी दौरान लीबा को चोट लग गई और काफी ज्यादा खून बह रहा था। लीबुहान भी पूछने लगा कि आखिर इसे इतना खून क्यों निकल रहा है, क्या इसे कोई हेल्थ इशू है। हॉस्पिटल लाने के बाद भी वो बार बार विवी से पूछता रहा कि लीबा को कोई सीरियस इशू है क्या, मगर वो बोले कि नहीं नहीं, कुछ भी सीरियस नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, काफी देर हो चुकी। लीबुहान बोला कि नहीं, जब तक मैं इसके पेरेंट्स से सॉरी नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्या तुम मुझे इसके पेरेंट्स का नंबर दे सकती हो। विवी तो किसी भी हाल में उसे यहाँ से भेजना चाहती थी, कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ इसके पेरेंट्स को डिटेल में समझा दूंगी। जिसके बाद वो भी जाने के लिए राजी हो गया। उसके जाते ही विवी ने यीशांग को कॉल किया, उसे लीबाओ की हेल्थ के बारे में बताया और पूछ रही थी कि क्या कोई मैचिंग का बोन मैरो मिला। अब तो लीबुहान भी मुझसे लीबाओ के बारे में सवाल करने लगा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसे हमारे सीक्रेट के बारे में पता ना लग जाए। दूसरी तरफ लीबुहान अभी तक हॉस्पिटल में ही था, अपने फैमिली डॉक्टर को लीबाओ की कंडीशन बताकर उसके बारे में पूछ रहा था, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि आम पर्सन की इस तरह से ब्लीडिंग नहीं होती, उसे यकीनन एक स्पेशल किस्म की डिजीज होगी जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए या तो मैचिंग का बोन मैरो ढूंढना होगा या तो फिर बायोलॉजिकल पेरेंट्स को एक और बच्चा लाना होता है। कॉल कटने के बाद वो सोच रहा था कि आखिर लीबाओ के कितने सारे सीक्रेट्स हैं और सोंग्युवी ने तो कभी भी मेरे सामने उसकी मदर का जिक्र नहीं किया। दूसरी तरफ नर्स यीशांग के पास कुछ बोन मैरो की रिपोर्ट्स लेकर आई और देखने पर उसे पता चला कि यीराओ का बोन मैरो लीबाओ के साथ मैच कर रहा है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। नेक्स्ट सीन में सोंग्युवी लीबाओ की बनाई हुई ड्राइंग को देखकर इमोशनल हो गई थी कि वो अपनी डैड की कमी को कितना फील करता है। लीबुहान की कमी तो इसे भी फील होती थी, मगर क्या ही कर सकती है। तब तक यहाँ पर यीशांग पहुँच आया। उसने बताया कि लीबाओ की कंडीशन दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है। विवी बोली कि तुमने बताया था ना कि मैचिंग की बोन मैरो मिली है, उसका क्या बना। यीशांग बोला कि हाँ मिली तो है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें कैसे बताऊं, ये लो तुम खुद ही देख लो। यीराओ की बोन मैरो की रिपोर्ट्स देखकर तो विवी भी शॉक्ड हो गई थी। साथ ही वो उसके बारे में सोचने लगी, जब जब भी उसने इसके साथ बुरा किया था, दिल ही दिल में सोचने लगी कि वो तो मरकर भी मेरी मदद ना करे, जिसने अपने हाथों से मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। इस आधी रात को भी वो लीबुहान के घर पहुंच आई और जब उसने दरवाजा खोला तो उसे कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसके लिए तुम जो भी कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लीबुहान उसे घर के अंदर ले आया था और यहाँ विवी उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, पर वो बोला कि रुको तो सही, सब्र करो, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, उसके बाद ही रोमांस की तरफ जा सकते हैं। इधर विवी को तो गुस्सा आ रहा था कि अब और कितना टाइम चाहिए, क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं था। लीबाओ की कंडीशन वैसे भी इतनी सीरियस हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में लीबुहान उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर जा रहा था। उसे बता रहा था कि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। विवी को तो गुस्सा आ रहा था कि मैं कोई 17 इयर्स की थोड़ी ना हूँ। अच्छा देखो, मैं 28 इयर्स की हूँ और तुमसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, बल्कि हम डायरेक्टली भी सीरियस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। चाहे वो इसे कितना भी समझाती और इससे रोमांटिक होने की कोशिश करती, मगर लीबुहान उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। नेक्स्ट सीन में वो इसे कुछ छोटी मोटी गेम्स खिलाने के लिए लेकर आया था, मगर इंजॉय करने के बजाय विवी काफी ज्यादा बोर हो रही थी। आखिर में तो वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। लीबुहान से कहने लगी कि क्यों ना हम इस होटल में एक रूम बुक कर ले और यहीं पर रात गुजार ले। असल में तो वो सिर्फ अपने मकसद को पूरा करना चाहती है, जबकि वो बोला कि ज्यादा बहाने मत लगाओ और मेरे साथ चलो। विवी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान है या पता नहीं क्या, कब से चलता ही जा रहा है। डिनर करते टाइम लीबुहान उसका शुक्रिया अदा कर रहा था इतना टाइम एक साथ स्पेंड करने के लिए, जबकि वो बोली कि इस पूरे प्रोसेस की जरूरत क्या थी। इस पर लीबुहान ने बताया क्योंकि मेरी एक्स वाइफ विवी को ये छोटी मोटी चीजें बहुत खुशी दिया करती थी और मुझे अफसोस है कि मैं उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाया। विवी उसका जवाब सुनकर इमोशनल हो गई कि इसे अभी भी मेरी छोटी सी विशेष याद है। दिल ही दिल में कहने लगी कि माफ करना, लेकिन अब कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकता। लेकिन उसे पूछने लगी कि अगर तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे सामने बैठी हो तो तुम उसे क्या कहना चाहोगे। लीबुहान बोला कि क्या मतलब मेरे सामने। जहाँ उसने अपना सवाल चेंज कर लिया, वो कहती है कि क्या तुमने अपनी वाइफ से
से कभी भी प्यार किया था? लीबुहान बोला कि सिर्फ प्यार, मैंने हमेशा सिर्फ उसे ही चाहा है। यहाँ भी विवी उससे पूछने लगी कि अगर तुम उससे प्यार करते थे तो तुमने उसे डाइवोर्स क्यों देनी चाहिए? असल में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। लीबुहान ने बताया कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी कुछ मजबूरियाँ ना होती तो मैं कभी भी उसे डाइवोर्स ना देता। नेक्स्ट सीन में लीबुहान अपनी और विवी की वेडिंग पिक्चर को देख रहा था, तभी उसे एक कॉल आई और बताया गया कि आज सेक्रेटरी सोंग यूवी नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी तबीयत का सुनकर तो लीबुहान फौरन से उसे देखने के लिए चला गया। उसे रास्ते में जाते हुए देखकर रोक लेता है और पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, तुम आज ऑफिस नहीं आई? विवी बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस पीरियड्स की वजह से नहीं आ पाई। आप इतना दूर से मेरी तबीयत का जानने के लिए आए हो? लीबुहान बोला कि इसके अलावा भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वो ये कि मैं अपनी एक्स वाइफ से प्यार करता हूँ और उसकी जगह कभी भी किसी और को नहीं मिल सकती, लेकिन फिलहाल मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपने इस मैरिज सर्टिफिकेट में तुम्हारी पिक्चर लगाना चाहता हूँ। सोंग यूवी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, लेकिन वो कहती है कि फिलहाल मैं तुमसे कोई भी वादा नहीं कर सकती और वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में यीरा को दिखाया गया। पिक्चर की फ्रेम के पीछे से वो बालों का एक गुच्छा निकालती है जो कि यकीनन विवी का ही लग रहा था। उसकी इवल स्माइल से ही पता चल रहा था कि वो कुछ न कुछ तो करने वाली है। जबकि दूसरी तरफ हमें लीबुहान को दिखाया गया। असिस्टेंट जेन बता रहा था कि आज से 6 साल पहले सोंग यूवी का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी उस शहर में जहां मिस विवी गायब हुई हैं। ये सुनते ही लीबुहान समझ गया था। कहने लगा कि इसका मतलब सोंग यूवी ही विवी है जो कि इतने वक्त से मेरे साथ रह रही है और मैं फिर भी उसे पूरी तरह से नहीं पहचान पाया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में यीरा को दिखाया गया जो कि डीएनए टेस्टिंग सेंटर कॉल करके पूछ रही थी कि मैंने एक डीएनए टेस्ट कराने के लिए कहा था ना, जिसकी रिपोर्ट मुझे आज मिलनी थी। वो बोले कि माफ करना, आपकी रिपोर्ट तो आज सुबह ही एक लेडी आकर ले गई थी। जो सुनकर यीरा सोचने लगी कि इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोंग विवी ही है जो वापस आकर मेरे साथ गेम खेलने लग गई। तब तक कुछ आदमी उसका दरवाजा बजाना शुरू कर देते हैं कि हमें हमारे पैसे वापस करो। यीरा ने जब उनको टेरेस से देखा तो वो काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि इतने सारे लोगों का मुकाबला वो खुद नहीं कर सकती। तो वो फौरन से किसी को कॉल कर देती है, लेकिन अब कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं था और आखिरकार वो वक्त आ गया है कि अब उसे अपने कारनामों की सजा भी खुद ही भुगतनी होगी। इवन के जब उसने लीबुहान को भी कॉल किया तो वो भी आगे से यही कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि तुमने विवी के साथ क्या किया था, खुद ही सरेंडर करके मुझे सच बता दो, क्योंकि अगर मैंने खुद पता लगा लिया ना तो इसके लिए तुम्हारी सजा सिर्फ मौत ही होगी। उसकी ये बात सुनने के बाद तो यीरा बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे गुस्सा भी आने लगा कि चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए लेकिन लीबुहान मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। वो मुझे ऐसा कैसे कह सकता है? ये सारी गलती सोंग विवी की है। उसने मेरी रिपुटेशन खराब कर दी। उसे क्या लगा था कि मैं उसे नहीं पहचान पाऊंगी? उसे मैं छोड़ूंगी नहीं और लीबुहान सिर्फ मेरा है। मैं किसी भी हाल में अपना पहला प्यार उसके हवाले नहीं करूंगी। दूसरी तरफ लीबुहान यहाँ सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देख रहा था जिसमें एक लड़का सोंग यूवी को टच करके सॉरी करते हुए वहाँ से जाने लगा, लेकिन असल में उसने सिर्फ टच नहीं किया था बल्कि सोंग यूवी का बाल लेने की कोशिश की जो कि उसे पता तक नहीं चला और ये बात इधर कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी। लीबुहान सोच रहा था कि अच्छा हुआ हमने इस लड़के पर नजर रखी और इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। मैंने सोचा नहीं था कि यीरा इस हद तक गिर सकती है। यकीनन उसे सोंग यूवी पर शक हो गया होगा, तभी तो उसने इसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहा और वो डीएनए की रिपोर्ट इस वक्त लीबुहान के हाथ में थी। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि विवी के जाने के बाद वो हमेशा यीरा से पूछता था कि अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज मुझे बताओ, मगर वो हमेशा यही कह देती कि मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ चली गई। अब तो ये बात खुलकर उसके सामने आ गई थी कि उसकी एक्स वाइफ जिसे वो पिछले 6 साल से ढूंढ रहा था वो उसकी अपनी ही सेक्रेटरी सोंग यूवी है। तभी उसके रूम में सोंग विवी आ गई जो कि इसे नया शेड्यूल समझा रही थी कि कब हमारी कौन सी मीटिंग होने वाली है, जबकि लीबुहान कुछ कहे बगैर उसे देखता रहा। अचानक से वो उसे उसके रियल नेम सोंग विवी से बुला लेता है, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम अपनी एक्स वाइफ सोंग विवी को मिस कर रहे हो क्या? लेकिन लीबुहान से अब मजीद सब्र नहीं हो रहा। वो फौरन से जाकर उसे जोरों का हक कर देता है और कहने लगा कि आखिर तुम मुझसे ये सच कब तक छुपाती रहोगी कि तुम ही विवी हो? मैं
तुम्हें पिछले 6 सालों से ढूंढ रहा था और तुम्हें मुझ पर एक बार भी रहम नहीं आया। खैर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो। विवी को तो एक बड़ा सा झटका लगा कि आखिर ये कैसे हुआ। साथ ही उसने साइड पर पड़ी हुई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी देख ली। अब तो उसे कुछ समझ नहीं आती कि मुझे क्या रिएक्शन देना चाहिए। कुछ देर के बाद उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगी कि अच्छा तो तुम जान ही गए हो कि मैं सॉन्ग विवी हूँ और अब मुझसे प्यार भी करने लगे हो। क्या अब मैं हीराओ से ज्यादा अट्रैक्टिव बन गई? देखो मैं कितना ज्यादा बदल गई हूँ, लेकिन तुम आज भी नहीं बदले। नई को देखकर उसे प्यार करने लगते हो और पुरानी को भूल जाते हो। ली बुहान बोला कि नहीं विवी, तुम गलत सोच रही हो। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ तुमसे ही प्यार किया, लेकिन यहाँ विवी ने उसे थप्पड़ मार दिया कि मर चुकी है विवी। आज से 6 साल पहले ही जब तुमने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट किया था, अब जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ये सिर्फ तुमसे नफरत करती है। ये कहकर वो जाने लगी थी, जबकि ली बुहान ने उसे रोक लिया था और उसे वजह बता देता है कि असल में मैं बैंकरप्ट हो चुका था, इसलिए ही मैंने वो सब कुछ प्लान किया और तुम्हें डाइवोर्स देनी चाहिए। मगर ये भी विवी को कोई सॉलिड रीजन नहीं लगी। वो कहती है कि तुम मुझे सच भी तो बता सकते थे ना, क्यों धोखा देने की क्या जरूरत थी? जिसका जवाब तो ली बुहान के पास कुछ भी नहीं होता। कहने लगा कि पिछले 6 साल से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा और जब तुम मेरी लाइफ में वापस आई तब भी मुझे सिर्फ तुमसे ही प्यार हुआ। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया होगा? और फिर तुमने भी तो वापस आकर मुझे सेड्यूस किया, मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहा। क्या मैं यही समझूं कि तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती? विवी बोली कि ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है। जाते जाते ली बुहान ने उसे रोककर एक आखिरी सवाल किया कि क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो? वैसे तो उसने ये कहा कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मगर उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रही है। ली बुहान भी समझ चुका था। उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि विवी जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ कि उसमें मेरी गलती है। शायद मैं चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, मगर ये बात तो तुम अच्छे से जान चुकी होगी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती हो। हम दोनों ही एक किश्ती में सवार है, तो क्यों न एक दूसरे को एक और मौका दे। उसकी बातें सुनकर विवी भी इमोशनल हो गई थी, साथ ही उसे किस करने लगी। इससे ये बात तो साबित हो गई कि विवी ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि शायद वो जान चुकी थी कि जो कुछ भी हुआ वो ली बुहान ने जानबूझकर नहीं किया। नेक्स्ट सीन में ली बाओ को हीराओ के साथ दिखाया गया, जो कि उसे पूछ रहा था कि आंटी मेरी मामा मुझे लेने के लिए कब आएंगी? मैं घर जाना चाहता हूँ। जवाब में वो बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी मामा आती ही होगी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसे मेरा घर भी पता है। तब तक तुम ये टॉफी खाओ। लेकिन जिस तरह से वो ली बाओ को देख रही थी उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। दूसरी तरफ सॉन्ग भी बुरे हाल में थी कि अचानक से ली बाओ कहाँ गायब हो सकता है। डॉक्टर यीशांग और ली बुहान उसे तसल्ली दे रहे थे कि तुम फिक्र नहीं करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। यीशांग को हमसायों में देखने के लिए कहकर वो खुद किंडरगार्टन देखने के लिए चला गया, जबकि यहाँ विवी से ना तो खड़े हुआ जा रहा था और ना तो सुकून से बैठा जा रहा था। तभी उसे हीराओ की कॉल आई, जो कि बता रही थी कि तुम्हारा प्यारा बेटा इस वक्त मेरे हाथों में है। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें सही सलामत मिल जाए तो फिर मेरे भेजे हुए एड्रेस पर पहुंच जाओ। और हाँ, अगर तुमने पुलिस को या फिर किसी और को बताने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे बेटे का क्या हाल होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। विवी बोली कि आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मेरे बच्चे से तो नहीं, इसलिए प्लीज उसे कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। थोड़ी ही देर में जब वो हीराओ के पास पहुंची तो फौरन से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी और वो बोली कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात पड़ी है, स्लोली स्लोली बता दूंगी, पहले तुम मेरी कहानी सुनो। मैं ली बुहान को बचपन से प्यार करती हूँ, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। तुम्हें तो वो सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह प्रोटेक्ट किया करता था और फिर अचानक से तुम उसकी वाइफ बन गई। असल में तो तुम हमारे बीच में आई हो और तुमने मुझसे उसको छीन लिया। विवी बोली कि देखो हम दोनों की शादी ग्रैंडपा ने तय करवाई थी और जब हमारी शादी हो चुकी ली बुहान को भी कोई मसला नहीं था, तो आखिर तुम हमारे बीच में क्यों आना चाहती हो? मगर हीराओ तो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि मैं हमेशा से ली बुहान से शादी करने का ख्वाब देखती रही और अचानक से तुम उसकी वाइफ बन गई। छोड़ने तो मैं तुम्हें तब भी नहीं वाली थी, लेकिन एक दिन मुझे ली बुहान ने ऑफर की कि मुझे उसके साथ एक्टिंग करनी होगी ताकि वो तुम्हें डाइवोर्स दे सके, और इसी को ही मैंने अपना मौका समझा। वो एक्टिंग करने के बाद जब तुम वहाँ से चली गई तो मैंने ही तुम्हारा एक्सीडेंट अरेंज करवाया था, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से ही बेच देना चाहती थी। मगर तुम हो ही इतनी डीठ के मरी नहीं और वापस आ गई हो। पर इस बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें भी और तुम्हारे बेटे को भी। ली बाओ का सुनकर तो विवी से बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। वो इसकी मिन्नतें करने लगी कि देखो प्लीज उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, तुम जो भी कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना, उसे जाने दो, वो तो मासूम है, उसकी
उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं। ये राव तब उसकी एक भी नहीं सुनने वाली थी। हाँ मगर चाकू उसके सामने फेंकते हुए कहने लगी कि अच्छा ठीक है, अगर तुम अपने बेटे की जान को बचाना चाहती हो तो फिर ये चाकू उठाओ और मेरे सामने ही खुद को मार डालो। इस तरह तुम्हारा बच्चा बच जाएगा, वरना तो ना तुम बचने वाली हो ना तुम्हारा बेटा बचने वाला है। विवी के पास अब ली बाओ को बचाने का और कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय खुद को मारने के। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां ये राव सोंग विवी को सुसाइड करने के लिए कह रही थी। वो पूछने लगी कि अगर मैं सुसाइड कर लूं तो क्या तुम मेरे बच्चे को जाने दोगी, अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ोगी ना। ये राव कहती है कि हाँ ये तो तुम पर डिपेंड करता है, अगर तुम विलिंगली सुसाइड कर लो तो मैं भी उसे जाने दूंगी। अब विवी भी इसके लिए राजी हो गई थी और वो खुद को मारने लगती है, लेकिन एंड टाइम पर किस्मत से ली बुहान ने आकर उसे सुसाइड करने से रोक लिया था। ये राव से कहने लगा कि ये जुर्म है, बार बार करने पर भी तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा क्या। ये राव भी खुद को उसकी नजर में गिराना तो नहीं चाहती थी। कहने लगी कि नहीं, तुम इस लड़की को अच्छे से नहीं जानते, ये तुम्हें चीट कर रही है, इवन के तुम्हारे पीठ पीछे इसका किसी और के साथ बेटा भी है। यकीन नहीं आता तो ये देखो, मैंने उस बास्टर्ड को बांध कर रखा हुआ है। जो कहते साथ ही वो ली बाओ को भी बाहर निकाल कर ले आई। ली बाओ को देखकर सोंग विवी ने तो उसकी मिन्नतें करना शुरू कर दी है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, तो तुम मुझे नुकसान पहुँचाओ, वो तो इनोसेंट है। ये राव बोली कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो फिर खड़ी क्यों हो, मारो खुद को। लेकिन यहाँ ली बुहान भी उसे खुद को मारने नहीं दे रहा था। आखिरकार सोंग विवी उसे सच बता देती है कि ली बाओ तुम्हारा और मेरा बेटा है। उस दिन जब तुम मुझे डाइवोर्स देने वाले थे, मैं तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती थी, मगर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो भी सुनकर पहले तो शॉक्ड हो जाता है और फिर कहने लगा कि मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, इस बच्चे को बार बार देखने के बावजूद भी मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं कि वो मेरा बच्चा होगा। दूसरी तरफ हीरा को तो सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कहती है कि ऐसा लग रहा है मेरी वजह से तुम तीनों का फैमिली रियूनियन होने वाला है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मेरा इरादा बदल गया है, मैं इस बच्चे को ही मार देती हूँ। इससे पहले कि वो ली बाओ को मार पाती तब तक ली बुहान आगे आ जाता है और वो चाकू ली बाओ को लगने के बजाय उसे लग गया। ली बुहान को जख्मी हालत में देखकर तो हीरा के भी पांव तले जमीन निकल गई। वो कहती है कि तुम आगे क्यों आए, मैं तो कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तब तक ये शांग भी पहुंच आया था। विवी को तसल्ली देने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, ली बुहान को कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में वो हीरा के पास आकर बता रहा था कि कुछ ही टाइम में तुम्हें लेने के लिए पुलिस पहुंच जाएगी। और हीरा बोली कि मैंने जुर्म किया है तो सजा भी तो मिलेगी ही ना, तुम भी हंस लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जिस पर वो बोला कि नहीं, तुमने गलत समझा, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। फिर मैचिंग की बोन मैरो वाली रिपोर्ट दिखा देता है। रिपोर्ट्स देखकर तो वो भी हैरान हो गई और जीशांग से पूछने लगी कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उन दोनों के बच्चे की हेल्प करूंगी। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है, कहीं न कहीं तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ था। अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकती हो, बाकी डिसीजन क्या लेना है वो तो तुम्हारा काम है। नेक्स्ट सीन में सोंग विवी को आईसीयू के बाहर दिखाया गया। वो ली बुहान का लिखा हुआ लेटर पढ़ती है जो कि उसने 6 साल पहले लिखा था कि किस तरह से वो बैंकरप्ट हुआ और क्यों उसने डाइवोर्स देने का फैसला किया। पर ये लेटर कभी भी सोंग विवी को नहीं मिल पाया, इसी वजह से वो काफी ज्यादा रो रही थी। तब तक यहाँ ग्रैंडपा भी पहुंच आए थे जो कि ली बुहान के लिए काफी ज्यादा वरीड थे। सोंग विवी को तो खुद समझ नहीं आती कि उन्हें कैसे बताऊं कि वो किस कंडीशन में है, मैं तो खुद भी नहीं जानती। थोड़ी ही देर में डॉक्टर यीशांग ने आकर बताया कि ली बुहान का काफी सारा खून बह चुका है और उसे अभी अर्जेंट खून लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर हमें उसका ब्लड टाइप भी इतने अर्जेंट में नहीं मिलने वाला। जहाँ तक लैब में सर्च करने की बात थी तो मैंने अच्छे से देख लिया, मगर अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन है। जो कहते साथ ही वो खामोश भी हो गया था। विवी बोली कि चुप क्यों हो, प्लीज मुझे जल्दी से बताओ। जिस पर वो भी बता देता है कि ली बाओ का और उसका ब्लड टाइप एक है, तो ली बाओ उसे खून दे सकता है। मगर ली बाओ की तो अपनी भी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी। ये बात सोंग विवी को हैरानी में डाल देती है कि अब क्या किया जाए, ली बाओ उसे कैसे खून देगा। ग्रैंडपा भी पूछ रहे थे कि आखिर वक्ती तौर पर थोड़ा सा खून देने में क्या मसला है, तो सोंग विवी ने उनको ली बाओ की डिजीज के बारे में बताया। इस वक्त तो उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, क्योंकि ना तो वो अपने हस्बैंड को खोना चाहती है और ना ही अपने बेटे की जान को खतरे में डालना चाहती थी। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो परेशान होकर बैठ गई थी। तभी ली बाओ आगे आते हुए कहने लगा कि मामा, मैं अपने बाबा को खून देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज आप मुझे मत रोको। सब बच्चों के पास उनके फादर होते हैं, उन्हें घुमाने के लिए बाहर लेकर
लेकर जाते हैं, मुझे भी मेरे डैडी चाहिए, प्लीज मैं उनको बचाना चाहता हूँ। विवी उसे समझाने लगी कि बेटा हम बड़े हैं ना, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, और फिर मैं तुम्हारे बगैर भी तो नहीं रह सकती हूँ ना। इतना समझाने के बावजूद भी ली बाओ नहीं माना। वो कहता है कि मैं अपने डैडी को खून देना चाहता हूँ। तो आखिरकार सोंग विवी ने भी उसके सामने हार मान ली। नेक्स्ट सीन 1 वीक बाद का दिखाया गया, जहाँ ली बोहान तो ठीक हो चुका था, मगर खून देने के बाद ली बाओ को होश नहीं आया और पिछले 1 हफ्ते से वो बेहोश पड़ा हुआ है। उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी ज्यादा वरीड थे। इवन के ली बोहान ने तो पिछले 1 हफ्ते से कुछ अच्छे से खाया भी नहीं। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। ली बाओ बेटा उठ जाओ ना, डैड आपके लिए बहुत सारी कैंडीज लेकर आए हैं, मैं आपको पार्क भी लेकर जाऊंगा, बहुत सारा घूमेंगे, मजे करेंगे और बहुत सारी गाड़ियाँ भी लेकर दूंगा, आपको गाड़ियाँ बहुत पसंद है ना, लेकिन प्लीज तुम उठ तो जाओ, डैड तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। ली बाओ भी उनकी ये सारी बातें सुन रहा था और थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाता है। उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि डैडी आप रोना तो बंद करो। उसे होश में देखकर ली बोहान और सोंग विवी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, फौरन से डॉक्टर को बुलाने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली बोहान उसे कंफर्ट करने के लिए उसके साथ बातें कर रहा था, जबकि यहाँ यीशांग विवी को बता रहा था कि ली बाओ को होश आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, मगर अभी भी खतरा टला नहीं, क्योंकि अब तो उसकी जान का रिस्क और ज्यादा बढ़ चुका है। वो विवी को किसी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता और सोंग विवी भी सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि अब हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दोनों ने फैसला कर लिया था एक और बेबी को जन्म देने का, मगर इससे पहले ली बोहान पूछने लगा कि अच्छा तो तुम मेरी सेक्रेटरी सिर्फ इसलिए बनी थी ताकि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सको, तभी तो तुम उस रात बार में मेरी शर्ट्स के बटन ओपन करना चाह रही थी जब मैं ड्रंक करने की एक्टिंग कर रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और दिन भी तुमने और तुम्हारे उस मुंह बोले भाई यीशांग ने टीम अप करके मुझे ड्रंक कर दिया था और फिर उस होटल रूम में ले गए, तुमने जानबूझकर मुझे सीड्यूस किया था ना। हाँ बताओ बताओ। विवी तो उसके बातें सुन सुनकर पक चुकी थी और कहने लगी कि आप बस भी करो, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया, हमारे बच्चे को बचाने के लिए किया था। ली बोहान भी अब सीरियस हो गया। वो कहता है तो फिर ली बोहान को बचाने के लिए हमें एक और बेबी को लाना होगा, तो फिर इंतजार किस बात का, चलो शुरू करें। ये कहते साथ ही उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। सोंग विवी को यीराओ का लेटर रिसीव हुआ जिसमें उसने लिखा था कि शायद तुम्हें जानकर शॉक लगे कि मैं तुम्हारे बच्चे की जान बचाना चाहती हूँ। ये फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी की हुई हरकतों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं और ना ही शायद तुम मुझे कभी माफ करना चाहोगी, पर मुझे दिली सुकून मिलेगा कि मैंने ली बाओ की जान बचाई। कम से कम मेरे गुनाहों का थोड़ा बहुत अजाला तो हो जाएगा ना। तभी ली बोहान भी आकर उसे हक कर देता है। विवी पूछने लगी कि तुम कुछ ज्यादा ही चिपकू नहीं बन गए हो, जिसके जवाब में वो बोला कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम दोबारा मुझे छोड़कर ना चली जाओ। खैर जब सोंग विवी ने उसे यीराओ का लिखा हुआ लेटर दिखाया तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन कुछ महीनों के बाद का दिखाया गया, जहाँ ली बोहान अपनी सेक्रेटरी यानी कि सोंग विवी को कुछ फाइल देते हुए कह रहा था कि जल्दी से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेमोराइज कर लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। तभी विवी को याद आया कि अभी भी ये मुझे सेक्रेटरी की तरह डील कर रहा है और वो इसे खामोश करते हुए समझाने लगा कि वाइफ प्लीज यहाँ तो मेरी इज्जत रख लो, ये ऑफिस है हमारा। इसके बावजूद भी सोंग विवी ने उसे कान से पकड़ लिया कि कहते तुम ऐसे रहे हो जैसे हमारी कंपनी में किसी को भी नहीं पता चलना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये वाला सीन जेन और चेनमिन ने भी देख लिया था, जो कि अब रिलेशनशिप में आ चुके थे और उसे ऐसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगे जैसे हमने कुछ भी नहीं देखा। चाहे बेचारा ली बोहान उसे आवाजें लगाता रहा कि कहाँ जा रहे हो, बचाओ मुझे। और इसी मजेदार से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।